Yes, dear scholars, we have to use the same ID and password that was for the previous session. Luckily, it's working well. Okay, can you see this slide? Welcome back. Welcome back. Please come on. Welcome, welcome. 41 people have joined. I should start this new session. I was talking about randomization. Randomization, random assignment is similar but not identical in random selection. Do you know what is the difference between similar and identical? Hello? Hello? What is the difference between similar and identical? The random assignment means that every individual who is participating in the experiment has an equal chance of being assigned to any of the experimental or control group. क्योंकि हमने यहाँ दो ग्रुप बनाए हैं, एक कंट्रोल ग्रुप है और एक है एक्सपेरिमेंट ग्रुप. तो रैंडम असाइनमेंट का मतलब ये है कि हर पार्टिसिपेंट जो हमारा है, हर इंडिविजुअल जो 50 स्टूडेंट्स में से है, उसके इक्वल चांसेस हैं कि वो किसी भी एक ग्रुप में जा सके. Random selection means that every member of a population has an equal chance of being selected to be a member of the sample. जबकि आइडेंटिकल का मतलब होता है कि वही उसी तरह का, लेकिन उसी तरह का तो नहीं, 50 के 50 बच्चे जो हैं वो अलग अलग स्टूडेंट्स हैं और अलग अलग उनकी आइडेंटिटी है. वो उनका एज लेवल सिमिलर हो सकता है, सिमिलर वो हो सकते हैं, आइडेंटिकल नहीं हो सकते. आइडेंटिकल तो एज ए डिटो कॉपी को कहते हैं. Three things occur with random assignments of the subjects. What are those three things? One, it takes place before the experiment begins. Process of assigning the groups takes place. Groups should be equivalent. Equal number of group हो, people लोगों के equal हो,
फर्ज करें अगर टोटल तादाद क्लास की आपकी ऑड नंबर है, इवन नहीं है, तो एक को बीच में निकाल सकते हैं। और क्लास 51 की है, तो कैसे हाफ करें? तो एक को निकाल दें, या आप अपना सैंपल साइज कम कर सकते हैं, जरूरी नहीं 25 रखने हैं, आप उसको 20 पे भी लेके आ सकते हैं। लेकिन होगा ये सारा रैंडमली, हर किसी के इक्वल चांस होंगे सिलेक्शन के, हर किसी के और ये सारा कुछ होगा एक्सपेरिमेंट स्टार्ट करने से पहले। आयशा जीआर, मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करूंगा कि गैलेक्सी A7201 वाली जो भी स्टूडेंट हैं, अगर मुमकिन हो सके तो उन्हें आप ये कन्वे करें कि मैं उन्हें क्लास में एंटर होने की परमिशन नहीं दूंगा जब तक ये अपने आईडी से, जो इनका रोल नंबर है प्रॉपर जिस तरह आप लोगों का लिखा हुआ है 2019 FMUL आगे सारा, उससे एंटर नहीं होंगे। ये मुझे आज तीसरा दिन है इन्हें यही कहते, लेकिन इन्हें समझ नहीं आ रही, तो मैं एब्सेंट मार्क भी करूंगा। माइक आपका ऑन है, गैलेक्सी A7201, आपको एडमिट नहीं करूंगा। ग्रुप शुड बी इक्विवेलेंट, ये इक्विवेलेंट से बात शुरू हुई थी हमारी कि उन्हें एक जैसा होना चाहिए, इक्विवेलेंट होना चाहिए। Control of extraneous variables. Extraneous variables are those variables which plays a vital role in the effect of independent variable. Whatever the effect would be of independent variable on the dependent, इनका कोई ना कोई उनके उस अमल पे असर होता है। किस तरह का असर हो सकता है? वो डिफरेंट टाइप्स हो सकती हैं, डिफरेंट शेप्स हो सकती हैं। The researcher has the ability to control many aspects of an experiment. तो वो जो डिफरेंट मैनी एस्पेक्ट्स ऑफ कंट्रोलरशिप उसके पास मौजूद हैं रिसर्चर के पास एक्सपेरिमेंट के अंदर, उनमें से एक ये भी है कि वो एक्सट्रानियस वेरिएबल को कंट्रोल कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, यही एग्जांपल जो पिछले स्लाइड में थी या पिछले सेशन में थी कि आपने डायरेक्ट मेथड और कन्वेंशनल मेथड या ट्रेडिशनल मेथड से पढ़ाते हुए टीचिंग इंग्लिश पे फ़र्क उनमें देखना है, क्या पड़ता है फ़र्क। तो इनमें एक्स्ट्रानियस वेरिएबल एक ये हो सकता है कि कोई ग्रुप स्टूडेंट्स के अंदर एक ऐसा हो जो रिसेंटली एक्सचेंज हुआ हो किसी और सेक्शन से, तो वो पता होता है टीचर को कि ये अभी नए चंद बच्चे आए हैं, 2 या 4, और इनका लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग ऑलरेडी प्रिवेलिंग जो क्लास है उससे मुख्तलिफ है। तो वो जहाँ भी एक साइड पे अगर चले गए, वो इम्पैक्ट करेंगे, उनको वहां से एलिमिनेट किया जा सकता है। इट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द रिसर्चर टू कंट्रोल फॉर पॉसिबल थ्रेट्स टू इंटरनल वैलिडिटी। एक्सट्रानियस वेरिएबल रोल प्ले क्या करता है? तो वैलिडिटी ऑफ द एक्सपेरिमेंट पे इफेक्ट डालता है। सो उसको कंट्रोल करेंगे तो वैलिडिटी को थ्रेट नहीं मिलेगी। इट इज रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द रिसर्चर ensuring that all subject characteristics that might affect the study are controlled. So यहाँ पे रिसर्चर को जहाँ पे बड़ी आसान स्टडी है, स्नैपशॉट है, स्मार्ट है, कम टाइम की है, कम लोगों पे काम करना है,
उतना ही उसको स्किलफुली और विजिलेंट रहना है, ताकि वो तमाम एस्पेक्ट्स जो किसी तरह उस एक्सपेरिमेंट पे असरअंदाज हो सकते हैं, उनको वो कंट्रोल कर सके। कैसे कंट्रोल किया जा सकता है? जो थ्रेट्स हो सकती हैं वैलिडिटी को या डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स पे इफेक्ट कर सकते हैं एक्सट्रानियस वेरिएबल्स, उनको कंट्रोल कैसे किया जा सकता है? इन दिस स्लाइड वी विल स्टडी अबाउट हाउ टू एलिमिनेट थ्रेट्स ड्यू टू सब्जेक्ट कैरेक्टरिस्टिक्स. Subject is also is the participant on which the research is being conducted. First of all, randomization. जब रैंडम सिलेक्शन होगी, इक्वल चांस होंगे लोगों के पार्टिसिपेशन के, तो थ्रेट्स जो है उसकी वैलिडिटी को वो एलिमिनेट हो जाएंगी. होल्ड सर्टन वेरिएबल्स कांस्टेंट. यस, सर्टन वेरिएबल मीन प्रोसेस के अंदर अगर कोई ऐसा एक वेरिएबल है तो उसको कांस्टेंट करार दे दें. जिस तरह हम इक्वेशंस में नहीं पढ़ते ए इज इक्वल टू बी सी, ए और सी का आपस में रिलेशन तो होता है, लेकिन जो बी होता है वो कांस्टेंट है, उसकी वैल्यू कांस्टेंट रहती है. बट द वेरिएबल इनटू द डिजाइन, बिल्ड द वेरिएबल इनटू द डिजाइन. एक्सपेरिमेंटल डिजाइन में एक वहां से एक वेरिएबल को हाईलाइट करें, मैचिंग करें उनकी, और यूज सब्जेक्ट्स एज देयर ओन कंट्रोल. तो ये 4-5 टेक्निक्स हैं जिनकी वजह से थ्रेट्स को एलिमिनेट किया जा सकता है एक्सपेरिमेंटल डिजाइन के अंदर, ताकि वो एज एन एक्सट्रानियस वेरिएबल आपके इंडिपेंडेंट वेरिएबल के इफेक्ट को वो इन्फ्लुएंस ना करें, जिसकी रिजल्ट में वैलिडिटी ऑफ एक्सपेरिमेंट जो है वो थ्रेटन ना हो. अच्छा, इसमें टर्मिनोलॉजी जो यूज होती है वो बड़ी इंटरेस्टिंग है. ओ ओ स्टैंड्स फॉर ऑब्जर्वेशन, यानी डाटा कलेक्शन. जो आपने इंफॉर्मेशन ली है उसको ओ से जाहिर करते हैं, कैपिटल ओ से. This terminology is only for experimental research designs. Do remember, whenever you are going for experimental research designs, then you have to uh, identify the different operations with different terminology. जिस तरह हमने, आपको याद होगा लेक्चर 2 के अंदर हाइपोथेसिस को लिखा था म्यू से. म्यू 1 is equivalent to mu 2, या mu naught is equal to mu 1, या mu is equal to mu naught. मजेदार की बात है, मुझे याद आ गया, आपकी पूरी क्लास में से जितने भी आप पार्टिसिपेंट्स हो, हाइपोथेसिस तो आप लोगों ने बनाए हैं, सिर्फ एक ने म्यू का लफ्ज यूज करके वो म्यू की इक्वेशन लिखी हुई है. वो अभी मुझे ज़बानी याद नहीं कौन लोग हैं, पर अप्रेशिएबल. तो दैट मीन उन्होंने काफी फोकस किया अपनी इस चीज को. ट्रीटमेंट इज द एक्स, कैपिटल एक्स से आइडेंटिफाई करते हैं इंटरवेंशन को. आर स्टैंड्स फॉर रैंडम असाइन टू द ग्रुप्स. ई स्टैंड्स फॉर एक्सपेरिमेंटल ग्रुप, जिसको हम ट्रीटमेंट देते हैं. सी स्टैंड्स फॉर कंट्रोल ग्रुप. कंट्रोल ग्रुप वो होता है जिसको ट्रीटमेंट नहीं देते. ये एक बहुत अहम क्वेश्चन यहाँ रेज होता है. What is the difference between experimental group and control group? So difference is only on the basis of treatment. Experimental group वो होगा जहाँ पे treatment incorporate होगी. Control group वो होगा जो manually चलेगा, उसको treatment नहीं दी जाएगी. So always
experimental group is denoted by capital E and control group is denoted by capital C, and M stands for matching of variables. I repeat all these acronyms. You may say O, X, R, E, C, M. O stands for observation, that is the data collection. X stands for the treatment, that is the intervention जो एक्सपेरिमेंट में हम देते हैं. R stands for randomization, randomly assignment of the groups. E for experimental group, C for control group, and M for matching. मैचिंग शलवार कमीज की जूते के साथ मैचिंग नहीं, मैचिंग ऑफ वेरिएबल्स. नहीं जी, अब हम इस डिजाइन को इसके साइंस के साथ रिप्रेजेंट करते हैं. इस एक्सपेरिमेंटल डिजाइन की जो टाइप्स हैं वो फर्दर 7 टाइप्स हैं, जिसमें से पहली टाइप है वन शॉट केस स्टडी. वन शॉट केस स्टडी जो है बड़ा वीक एक्सपेरिमेंटल डिजाइन होता है. इसमें सिंपली ट्रीटमेंट दी और ऑब्जर्वेशन कर ली. अगर देखना हो कि डायरेक्ट मेथड का बच्चों की लर्निंग पे क्या असर पड़ता है, तो सिंपली पूरे ग्रुप को बराह रास्त डायरेक्ट मेथड से पढ़ा दिया और ऑब्जर्वेशन कर ली, तो फर्क निकाल लिया कि जो पहले से उनके रिजल्ट्स थे और जो ट्रीटमेंट के बाद के रिजल्ट्स हैं उसमें क्या फर्क पड़ आया है. ग्रुप एक ही रहता है, इसको डिवाइड नहीं करते, 2 हिस्सों में डिवाइड नहीं करते. इसमें कोई कंट्रोल ग्रुप नहीं होता, कोई ट्रीटमेंट ग्रुप नहीं होता. सिंपल सेम सिमिलर क्लास, आपने उनकी एक एवेल्युएशन कर ली, एक लेवल ले लिया जिसमें आपने उनका स्कोर मेजर कर लिया. फॉर एग्जांपल, मैं अपनी इस लिंग्विस्टिक की क्लास को पहले क्वेश्चनिंग कर लेता कि क्या आपने रिसर्च डिजाइन के बारे में कभी कुछ पढ़ा है. आप सबका कोई एक पेज का या 3 मिनट का एक मैं राइट अप ले लेता. आप अपना पॉइंट ऑफ व्यू दे देते कि आपको पहले से रिसर्च डिजाइन के बारे में क्या इल्म है. वो आपसे पेपर में कलेक्ट करके रख लेता और फिर मैं रिसर्च डिजाइन पे लेक्चर देता. जो पहला सेशन हमारा था, उसके बाद वो थी ट्रीटमेंट. वो जो मैंने पढ़ाना था या पढ़ाया आपको, दैट इज द ट्रीटमेंट. फिर बाद में आपको दोबारा कहता कि अब आप अगेन 3 मिनट में लिखें कि रिसर्च डिजाइन क्या होता है. अब वो जो पहले ऑब्जर्वेशन की थी, जो पहले 3 मिनट में ट्रीटमेंट से पहले आपसे लिखवाया था और ये बाद में जो लिखवाया है, इसका डिफरेंस मालूम करके अंदाजा हो जाता कि जो ट्रीटमेंट दी है, जो पढ़ाया है, बताया है, इसका असर फर्क कितना है, कितनी अंडरस्टैंडिंग बनी है अबाउट रिसर्च डिजाइन बिफोर एंड आफ्टर ट्रीटमेंट. ये वीक डिजाइन, एक्सपेरिमेंटल डिजाइन इसीलिए कि मैंने नहीं उसमें एज ए रिसर्चर डिसाइड किया कि किस तरह के लोग हैं, किस लेवल के लोग हैं, अंडरस्टैंडिंग पहले से क्या है, क्या रैंडमाइजेशन हुई है, नहीं है, बैकग्राउंड क्या है, वगैरह वगैरह. अच्छा, आसान सबसे इसलिए है कि ये वन शॉट केस स्टडी है. सिंपल. व्हाट आर ड्रॉबैक्स ऑफ दिस डिजाइन. हम देखते हैं कि इस डिजाइन के ड्रॉबैक्स क्या हैं. क्यों जी, ये आपको एक असाइनमेंट दी जानी एंड पे, याद है ना, और उस असाइनमेंट का पहला क्वेश्चन यही होना है कि व्हाट आर ड्रॉबैक्स ऑफ वन शॉट केस स्टडी.
मैं अनम्यूट कर रहा हूँ आप लोगों को, तो बताइए कोई समझ आई इस बात की? हेलो। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। मैं आपको अलाउ कर रहा हूँ, जिसने बोलना हो वो अपना अनम्यूट कर ले। जी बताइए। सर मुझे बेसिकली पहले भी ये पूछना था कि केस स्टडी और एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन ये दोनों सेम है या दोनों डिफरेंट हैं? जी बिल्कुल डिफरेंट है। केस स्टडी क्वालिटेटिव स्टडी का एक मेजर, जो क्वालिटेटिव रिसर्च का मेजर कंपोनेंट है, जबकि एक्सपेरिमेंटल रिसर्च जो होती है या मेथड जो डिज़ाइन है एक्सपेरिमेंटल, ये क्वांटिटेटिव अप्रोच का हिस्सा है। मेजर इनका अप्रोच का ही फर्क है, यानी इनकी डायरेक्शन ही मुख्तलिफ है। केस स्टडी में रिसर्चर के अपने कंट्रोल में कुछ नहीं होता, उसने केस को देखना है, जो कुछ भी उसे चीजें मिलती जाएं वो आगे उसने चलते जाना है। फॉर एग्जांपल, ये मुख्तलिफ तरह के केसेस हैं, चले हम जनरल ले लेते हैं। अभी कल 25 तारीख थी और 25 तारीख को शुगर माफिया के बारे में एक रिपोर्ट आनी थी। उस रिपोर्ट को एक्सटेंड कर दिया गया है कि 2 हफ्ते और चाहिए। क्यों चाहिए? अभी प्रॉपर एक्सप्लोर नहीं हो सका, बिकॉज इट वाज अ केस एंड द इन्वेस्टिगेटर्स वो तमाम पहलुओं का अहाता नहीं कर सके थे जो करने चाहिए थे। ये उनके अपने कंट्रोल में नहीं था कि वो उन्हें हफ्ते के अंदर कंप्लीट कर लेंगे। क्यों क्यों कंट्रोल में नहीं था? इसलिए कि बहुत सारे ऐसे डॉक्यूमेंट्स, बहुत सारी ऐसे एविडेंसेस हो सकती हैं जो पहले उनके ज़हन में नहीं थी, जब काम शुरू किया तो उनकी ज़रूरत पड़ती गई। तो केस स्टडी में जैसे जैसे हम आगे बढ़ते हैं, रिसर्चर के ऑब्जेक्टिव को मीट करने की रेफरेंसेस भी बढ़ सकते हैं। जब वो बढ़ जाते हैं तो उसका टाइम भी और उसकी शक्ल भी चेंज हो जाती है। जी। हेलो। थैंक यू सर। थैंक यू सर। जी वेलकम वेलकम। तो इसमें मैं बता रहा था आपको कि वन शॉट के स्टडी के जो ड्रॉबैक्स हैं वीक एक्सपेरिमेंटल डिजाइन है। मैं बता देता हूँ कि एक सबसे बड़ा ड्रॉबैक क्या हो सकता है, कि आपने स्ट्रेट अवे एक ट्रीटमेंट दे दी और ऑब्जर्व कर लिया, तो उसमें आपने सिनारियो को कंट्रोल ही नहीं किया। हो सकता है जो सिचुएशन हो वो अ, कुछ इस तरह की हो कि उसके अपने जो इम्पैक्ट होने थे उनकी लर्निंग पे, उन्होंने इंटरवीन किया हो। बहुत दफ़ा हम ये कहते हैं कि सिचुएशन ऐसी होती है कि लोग लेक्चर सुन रहे होते हैं, सिर भी हिला रहे होते हैं, चेहरे से महसूस हो रहा होता है कि इनको समझ आ रही है, लेकिन ऐसा नहीं होता, लर्निंग नहीं होती। यानी बड़ा सख्त किस्म का कंट्रोल्ड माहौल क्लास का होता है। अच्छा, बाज़ औक़ात बाहर से जो गुज़रने वाला ऑब्ज़र्वर है वो देखता है कि क्लास जो है खुशगपी से मसरूफ़ है, लेयर टाइम गुज़र रहा है, लेकिन इन द एंड ऑफ द क्लास जो फीडबैक होता है वो बहुत ज़बरदस्त होता है कि लोगों को उसकी समझ आ रही होती है। तो ये सिचुएशन भी एक्सट्रानियस वेरिएबल होता है एक कंट्रोल करने का। जब आपने उसको कंट्रोल ही नहीं किया तो आपकी ट्रीटमेंट जो है वो इतनी वैलिडेटेड नहीं रही, इतनी वैल्यूएबल नहीं रही। इस तरह की कई और एग्जांपल्स हैं। तो ये इसके ड्रॉबैक में हम लिख सकते हैं। सेकंड इज द एक्सपेरिमेंटल डिजाइन। पहला था, पहला कौन सा डिजाइन था? वीक एक्सपेरिमेंटल डिजाइन। दिस इज द एक्सपेरिमेंटल डिजाइन। वन ग्रुप प्री टेस्ट पोस्ट टेस्ट डिजाइन। इसमें करते क्या है जी कि सबसे पहले ऑब्जर्वेशन करते हैं।
यानी जहाँ पे आप लोगों ने जिन पार्टिसिपेंट्स पे रिसर्च करनी है, एक्सपेरिमेंट करना है, उनको ऑब्जर्व कर लेते हैं। जिस तरह मैंने कहा, टेस्ट ले लेते हैं। टेस्ट लेने के बाद उनका जो स्कोर अचीव किया उन्होंने, उसको महफूज कर लेते हैं। फिर ट्रीटमेंट दे देते हैं। ट्रीटमेंट देने के बाद फिर आप दोबारा ऑब्जर्वेशन कर लेते हैं। तो पहली ऑब्जर्वेशन और बाद वाली ऑब्जर्वेशन का आपस में फर्क निकाल लेते हैं। जो डिफरेंस है वो आइडेंटिफाई करता है कि उसने उसका कितना इम्पैक्ट हुआ है। इससे जो प्रीवियस ग्रुप था उसमें हमने प्री ऑब्जर्वेशन नहीं की थी। वीक एक्सपेरिमेंटल डिजाइन में पहले से ऑब्जर्वेशन नहीं करते, बराह रास्त ट्रीटमेंट करके ऑब्जर्वेशन कर लेते हैं। जो मॉक हमारा नहीं होता सिलसिला, ये आप जाते हो खास तौर पे यूनिक कॉलेज में जाएं या किप्स में जाएं, या ये जो जितनी भी बड़ी चेन्स हैं वहाँ पे जो डेमो लेते हैं टीचर्स को, इंडक्शन के टाइम पे जो डेमोस्ट्रेशन लेते हैं, वो एक तरह की एक्सपेरिमेंटल डिजाइन है जिसे वीक एक्सपेरिमेंटल डिजाइन है। टॉपिक आप उसको पहले से बता देते हो, वो आता है कुछ लोगों के सामने डेमोस्ट्रेशन देता है, आप डिसाइड करते हो कि जी ठीक है, ये ओके है या नहीं है। ये प्रीवियस डिजाइन की एग्जांपल। अच्छा, उसमें हो सकता है कि उसकी लक भी है, उस दिन वो बहुत खुश हो, उसे वो टॉपिक भी अच्छा आता हो और वो बेहतर परफॉर्म कर सके। या सेकंड सिचुएशन ये भी हो सकती है कि घर से आते हुए रास्ते में उसके साथ कोई हार्डशिप हो गई हो, या उस पर्टिकुलर टाइम पे किसी का ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है, मसला हो जाता है, शुगर डाउन हो जाती है, तो वो डेमो वो इस तरह नहीं दे सकता। उस एक टाइम की एक लेक्चर की डेमोस्ट्रेशन पे आप डिसाइड करो कि ये बड़ा अच्छा टीचर है या अच्छा टीचर नहीं है, तो ये वीक एक्सपेरिमेंटल डिजाइन की बेहतरीन एग्जांपल है। बट जो एक्सपेरिमेंटल डिजाइन है, ये वाला जिस पे हम अभी बात कर रहे हैं, ये उससे स्ट्रांग है। इसकी स्ट्रेंथ ये है कि आपने पहले से ऑब्जर्व किया है किसी को, उसको आप देख चुके हैं कि वो क्या, उसका लेवल, अचीवमेंट लेवल क्या है। फिर आपने ट्रीटमेंट दी है, दोबारा ऑब्जर्वेशन दी है, तो वो बात जो आपने उसको ट्रीटमेंट दी, जो आपने उसको इंटरवेंशन की, एग्जैक्टली उसका इम्पैक्ट उसकी अंडरस्टैंडिंग पे आपकी बाद वाली ऑब्जर्वेशन में सामने आ जाएगा। अब दोनों का जो डिफरेंस होगा वो सर्टन इम्पैक्ट होगा ट्रीटमेंट का। ठीक हो गया। इसकी मैंने एग्जांपल भी दे दी, स्ट्रेंथ भी बता दी। ड्रॉबैक इसका जो है वो क्या हो सकता है, या ड्रॉबैक्स क्या हो सकते हैं, इनको देखते हैं। ओके, इसके डिफरेंट ड्रॉबैक्स हो सकते हैं कि प्री टेस्ट और पोस्ट टेस्ट, अगेन इंटरवेंशन, सॉरी, एक्सट्रानियस वेरिएबल्स का कंट्रोल जो है वो एक सिंपल ड्रॉबैक है कि वो किया है या नहीं किया है, उसका यहाँ जिक्र नहीं है। तो ये हमने दूसरा डिजाइन पढ़ा। अब हम जाते हैं तीसरे डिजाइन की तरफ। ये वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी पर्टिकुलर, स्पेसिफिक एंड मोस्ट यूजफुल, मोस्ट ऑफ द रिसर्च डिजाइन में इसको इस्तेमाल किया जाता है। इसे ट्रू एक्सपेरिमेंटल डिजाइन बोलते हैं। ट्रू एक्सपेरिमेंटल डिजाइन। ट्रू एक्सपेरिमेंटल डिजाइन इसलिए है कि जो प्रीवियस डिजाइन था, ओनली एक्सपेरिमेंटल डिजाइन, उसमें एक ड्रॉबैक था कि आपने रैंडमाइजेशन नहीं की थी, आपने रैंडमली लोग सेलेक्ट ही नहीं किए थे। यहाँ आप रैंडमाइजेशन करते हो, और हमने पीछे जो साइन पढ़ा है, टर्मिनोलॉजी के कौन सा साइन किस लिए इस्तेमाल होना है, वो उसमें आर था। आर स्टैंड्स फॉर रैंडमाइजेशन एंड ओ स्टैंड्स फॉर ऑब्जर्वेशन
X stands for ट्रीटमेंट, यानी इंटरवेंशन क्या की। जहां पे ट्रू एक्सपेरिमेंटल डिजाइन में आपने देखा कि R लिखा हुआ है और O1 लिखा हुआ है। O1 मीन ऑब्जर्वेशन, प्री टेस्ट की ऑब्जर्वेशन। ट्रीटमेंट देने से पहले जो ऑब्जर्वेशन की वो O1 है, प्री टेस्ट। X है इंटरवेंशन, O2 है बाद की ऑब्जर्वेशन। ठीक, ये तो आप कर रहे हैं एक्सपेरिमेंटल ग्रुप के साथ, जिसको आपने एक्सपेरिमेंट करना है। सेकंड आप देखें कंट्रोल लिखा हुआ है, उसमें भी आप रैंडमाइजेशन करते हैं, उसकी भी आप ऑब्जर्वेशन करते हैं, लेकिन ट्रीटमेंट नहीं देते। सी लिखा हुआ है ना, जहां पे अभी मेरा कर्सर है यहाँ सी लिखा हुआ है। एक्सपेरिमेंटल में एक्स लिखा हुआ था, इसका मतलब है कि वहां हमने इंटरवेंशन की है, ट्रीटमेंट दी है। एक्स स्टैंड्स फॉर ट्रीटमेंट, but here C stands for control, that mean no treatment। और फिर ऑब्जर्वेशन इसकी भी हमने कर ली है। तो प्री एंड पोस्ट ऑब्जर्वेशन दोनों ग्रुप्स की हमने की, रैंडमाइजेशन हमने दोनों ग्रुप्स की, लेकिन एक्सपेरिमेंटल ग्रुप को हमने ट्रीटमेंट दी और कंट्रोल ग्रुप को ट्रीटमेंट नहीं दी। दैट इज व्हाई दिस इज नोन एज द ट्रू एक्सपेरिमेंटल डिजाइन। इसमें हमने तमाम इहतमाम हुज्जत कर लिया जो भी किसी एक्सपेरिमेंटल रिसर्च के लिए लाजमी है। इसी वजह से इसको ट्रू एक्सपेरिमेंटल डिजाइन बोलते हैं। तो आपको इसकी समझ आई है या नहीं आई है? आप लोग इन तीनों डिजाइन्स के डिफरेंस को समझ गए हैं? हेलो, यस सर। प्लीज सर एक दफा रिपीट कर दीजिएगा। एक दफा रिपीट कर दूं? नहीं सर, इसकी बड़े अच्छे से समझ आ गई। हाँ, इसमें आपने दोनों देख लिए ना कि O1 स्टैंड्स फॉर ऑब्जर्वेशन, प्री टेस्ट फॉर एक्सपेरिमेंटल ग्रुप, और O3 स्टैंड्स फॉर ऑब्जर्वेशन यानी प्री टेस्ट फॉर कंट्रोल ग्रुप। कंट्रोल ग्रुप हम किसको कहते हैं? जिसको ट्रीटमेंट नहीं दे रहे, जिसको हम इंटरवेंशन नहीं कर रहे। और एक्सपेरिमेंटल ग्रुप हम उसको कहते हैं जिसको हम ट्रीटमेंट दे रहे हैं, उसके लिए हमने X लिखा हुआ है। O2 is the observation post test, आफ्टर इंटरवेंशन जो टेस्ट लिया वो O2 है। और इंटरवेंशन हमने की थी एक्सपेरिमेंटल ग्रुप में, इसलिए ये O2 स्टैंड्स फॉर एक्सपेरिमेंटल ग्रुप। बट द सेकंड ग्रुप वाज कंट्रोल ग्रुप, उसमें तो हमने ट्रीटमेंट नहीं दी थी, लेकिन पोस्ट टेस्ट जब उनका लिया तो उस पोस्ट टेस्ट को O4 से हमने जाहिर किया। चलें, ये तो बड़ी अच्छी बात है, अगर समझ आ रही है तो आई एम हैप्पी। I am proud of you because you all are research students. You are not students of any first year, second year or school. Your degree is research degree, and you seems committed towards the research understanding. That is the point of relief for me. तो इस सेशन के खत्म होने में कोई 2-3 मिनट बाकी हैं। अगेन आई थिंक सो ये सेम आईडी और पासवर्ड के साथ हमारा तीसरा सेशन भी चलेगा। ना हुआ तो मैं उसको अपलोड कर दूंगा। तो अभी मैं अगले डिजाइन को डिस्कस करता। सर जी जी प्लीज। सर मैं ये पूछना चाह रही थी कि कंट्रोल ग्रुप की ऑब्जर्वेशन को हम O3 और O4 से क्यों शो करते हैं, जबकि इसकी भी तो ये ऑब्जर्वेशन प्री और पोस्ट ही है, तो इसको भी हम O1 और O2 से क्यों नहीं करते? हाँ अच्छा, ठीक हो गया। इसलिए कर रहे हैं कि उनकी ऑब्जर्वेशन अलग अलग कर रहे हैं ना हम। ग्रुप बनाने से
पहले इकट्ठी ऑब्जर्वेशन की होती तो हम उसको ऑब्जर्वेशन 1 कहते, लेकिन हमने ऑब्जर्वेशन की है, पहले ग्रुप बनाए, ग्रुप नंबर 1 है, ग्रुप नंबर 2 है, तो ग्रुप 1 की पहली ऑब्जर्वेशन को हमने O1 कहा, और ट्रीटमेंट देने के बाद जो उनकी ऑब्जर्वेशन की थी उसको ऑब्जर्वेशन 2 कह दिया। अब हम आए दूसरे ग्रुप की तरफ, तो दूसरे ग्रुप की जो पहली ऑब्जर्वेशन थी है तो इसके लिए ये पहली, लेकिन हमारे एक्सपेरिमेंट में कंटिन्यू नंबर अगर रखें तो ये तीसरे नंबर पे हम पहुंच चुके हैं। ऑब्जर्वेशन 1, ऑब्जर्वेशन 2, ऑब्जर्वेशन 3, ऑब्जर्वेशन 4, इन टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन 4 है, इसलिए हम इनको 3, 4 से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ओके सर। हाँ, कभी आपने अगर फिजिक्स और केमिस्ट्री की लैब में काम किया हो एफएससी में, तो रिपीटेडली हम वहाँ वो किसी भी एक्सपेरिमेंट या इक्विपमेंट पे एक्सपेरिमेंट करते हुए रीडिंग्स 3 दफा लेते हैं, फिर उनका एवरेज निकालते हैं, तो वो रीडिंग 1, 2, 3 की तरह इस तरह इनके साथ हम ट्रीटमेंट कर रहे हैं। क्योंकि एक्सपेरिमेंट है, साइंटिफिक प्रोसेस है, तो हिसाब किताब रखना है कि हमने कब कब क्या क्या किया था। Let's come with the examples of this design. Teaching English composition to developmental student at the college level, a free writing approach versus a structured writing approach. ये हमारा रिसर्च का टाइटल है, ये रिसर्च का टॉपिक है जिस पे हम काम कर रहे हैं। किस पे काम कर रहे हैं? टीचिंग इंग्लिश कंपोजिशन टू डेवलपमेंटल स्टूडेंट एट द कॉलेज लेवल, यानी रिसर्च साइट कॉलेज है, पार्टिसिपेंट्स हैं डेवलपमेंटल स्टूडेंट्स, इंडिपेंडेंट वेरिएबल है टीचिंग इंग्लिश कंपोजिशन। ओके, a free writing approach versus a structured writing approach. तो दो अप्रोचेज है हमारी, फ्री राइटिंग और स्ट्रक्चर्ड राइटिंग, इन दोनों को हमने कंपेयर करना है। ठीक हो गया? तो यहाँ पे इंडिपेंडेंट वेरिएबल मैंने बता दिया, डिपेंडेंट मैंने बता दिया, रिसर्च साइट मैंने बता दी, पार्टिसिपेंट्स मैंने बता दिए। इसकी आप लोगों को समझ आ गई है? हेलो सर काइंडली इस एग्जांपल को रिपीट कीजिएगा। ठीक है, अगर आप इसको ऊंची आवाज में पढ़ें तो मैं आइडेंटिफाई कर देता हूं। कैन यू रीड दिस? सर ये मैं वैसे समझ पा रही थी बट लिखी नहीं है, आप इसे रिपीट कर दें। आई कैन अंडरस्टैंड दिस। अच्छा, अपना नाम बताया करें प्लीज, जो क्वेश्चन करे ना। योर गुड नेम? सर राहत इसहाक। दोबारा बोले। राहत? यस सर, राहत इसहाक। हाँ, आपका नाम यहाँ शो नहीं होता ना, इसलिए मैं पूछ रहा हूँ। तो अगर आप अपना वीडियो ऑन कर लें या वो नाम शो हो तो आसानी रहती है। तो हाँ हाँ जी, अच्छा, इस सेशन एक्सपायर हो रहा है, नेक्स्ट सेशन में इस एग्जांपल को रिपीट करता हूँ और डिटेल में दोबारा इसको बताता हूँ। ठीक हो गया? ओके सर।